हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11th, और जिसका पहला लेक्चर आज हम लोग करने वाले हैं। और जिस चैप्टर का नाम आपको पीछे दिख रहा होगा, जंतुओं की संरचना एवं कार्य। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली जंतुओं के बारे में। पीछे जो चैप्टर नंबर 10 था, जो कि पौधों से रिलेटेड था, उसके बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एनिमल्स पोर्शन को कवर करने वाले हैं, और प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया, पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्लांट्स की बात नहीं की जाएगी, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, उनकी स्ट्रक्चर को देखेंगे और कुछ बेसिक बेसिक बातें फिर हम लोग करेंगे और चैप्टर को एंड कर देंगे। तो सबसे पहले कि जब हम देखते हैं तो हमारे आसपास क्या होता है, हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जो कि बहुकोशिकीय होता है और एक कोशिकीय भी होता है। और अभी बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय क्या होता है, ये सभी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। में भी एक कोशिकीय जीव के बारे में शायद इस चैप्टर में आपका नहीं दिया गया है, अगर होगा तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग बहुकोशिकीय जीव की बात करते हैं। तो अभी जैसे कि हम लोग खुद को देखें, मानव जिसमें आता है, जंतु जिसमें आता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि मानव खुद एक बहुकोशिकीय जीव है। लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है कि जंतुओं की संरचना एवं कार्य, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि किसी भी शरीर के लिए, किसी भी जीव के लिए उसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है। तो संरचनात्मक इकाई किसी भी जीव के लिए जो होता है वो कोशिका होता है। और मानव शरीर के लिए भी जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है, वो भी कोशिका ही है। लेकिन मानव जो है एक बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं उसके शरीर में क्या होता है, पाया जाता है। तो मानव एक बहुकोशिकीय जीव है, और बहुकोशिकीय जीव जो बनता है जब कोई कोशिका, एक कोशिका है, और जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं, एक ही तरह के काम करने वाली कोशिकाएं एक साथ आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो उसे उत्तक का निर्माण होता है, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। और उत्तक क्या होता है, उत्तक जब एक ही टाइप के उत्तक, बहुत सारे उत्तक एक साथ आपस में मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंग को बना रहे होते हैं। और जब एक ही टाइप के अंग, यानी कि सेम फंक्शन को परफॉर्म करने वाले, एक ही कार्य को संपादित करने वाले अंग जब एक साथ मिलते हैं आपस में आके, तो वो एक विशेष टाइप के अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, तो कोशिका है, कोशिका जब बहुत सारी एक प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो उत्तक बन जाता है। और बहुत सारे एक ही प्रकार के उत्तक जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, अंग बन जाता है। जैसे कि अंग में आपका आंख हो गया, आपका नाक हो गया, आपका कान हो गया, आपका वृक्क हो गया, आपका आमाशय हो गया, ये सभी चीजें आपके अंग हैं। और बहुत सारे अंग जब एक साथ मिलते हैं तो अंग तंत्र बनता है। जैसे कि मैं बात करूं कि अंग तंत्र बनने के लिए मैं एग्जांपल एक लेता हूं पाचन तंत्र का। तो पाचन तंत्र में आपका मुंह भी आता है, मुंह भी पाचन तंत्र के अंदर आता है। आपका जीव जो आता है वो भी पाचन तंत्र के अंदर आता है। आपका जो अमाशय आता है वो भी पाचन तंत्र के अंदर आता है। और यकृत भी जो आपका आता है वो भी पाचन तंत्र के ही अंदर आता है। यानी कि इन सभी के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पाचन तंत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसलिए इसे पाचन तंत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और जब बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलते हैं आपस में, तो एक क्या होता है, जीव का निर्माण होता है, जो कि मनुष्य होता है या फिर जानवर भी हो सकता है। तो बहुत सारे अंग तंत्र मिलके जीव को बनाते हैं। तो वही सारी चीजें पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। और मैंने ये आपको पिछले चैप्टर में भी बता रखा है कि अगर कोई भी जीव है तो उसका जो क्या होगा, संरचनात्मक इकाई होगा वो कोशिका ही होगा कहीं ना कहीं। और यहाँ पे मानव जो है वो कैसा जीव है, तो मानव एक बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव है, मानव एक बहुकोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। मानव एक क्या है, मानव एक बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी कोई भी जो शरीर है उसकी सबसे संरचनात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है।
किसी भी जीव का संरचनात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। जब बहुत सारा कोशिका आपस में एक साथ मिलता है तो उससे उत्तक का निर्माण होता है, उससे उत्तक का निर्माण होता है। बहुत सारा उत्तक जब आपस में एक साथ मिल जाता है तो उससे अंग का निर्माण होता है, और जब बहुत सारा अंग आपस में एक साथ मिल जाता है तो उससे अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग तंत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। और जब बहुत सारा अंग तंत्र एक साथ मिल जाता है तो वो क्या करता है? वो एक जीव का निर्माण करता है, जो कि यहाँ पे हम लोग मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य एक जीव है तो जो कि मनुष्य का निर्माण करता है। बहुत सारे अंग तंत्र मिलने पे जीव का निर्माण होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में आपके सामने मैं मनुष्य यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, मनुष्य, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मनुष्य लिख रहा हूँ। अब कोशिका क्या है, ये सभी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन उत्तक कैसे बनता है भैया? उत्तक बनने के लिए क्या होता है कि एक ही प्रकार की कई कोशिकाएं मिलकर उत्तक को बनाती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एक ही प्रकार की कई कोशिकाएं आपस में मिलने पर क्या हो जाता है? उत्तक बन जाता है। अब अंग क्या होता है? जब एक ही प्रकार के उत्तक क्या हो जाता है? कई उत्तक जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? अंग बन जाता है। तो यहां पे लिखेंगे कई उत्तक मिलकर, कई उत्तक मिलकर, ठीक है, कई उत्तक मिलकर। अब अंग तंत्र क्या होता है? तो जैसे कि कई उत्तक मिलकर अंग बनाया, तो कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र को बनाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कई अंग मिलकर क्या होता है? कई अंग मिलके क्या होता है कि भैया अंग तंत्र को बनाता है। और जीव कब बनता है? जब बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिल जाते हैं तो जीव बनता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कई अंग तंत्र मिलकर। अब भैया वो अंग तंत्र कौन कौन से हैं, तो ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो वेट कीजिए तब तक के लिए। तो कई अंग तंत्र जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या है? वो क्या बनाता है? वो जीव को बनाता है। जैसे कि अंग तंत्र में आपके आ जाते हैं पाचन तंत्र आता है। एक मनुष्य है तो उसके अंदर पाचन तंत्र होता है, उसके अंदर श्वसन तंत्र होता है, उसके अंदर प्रजनन तंत्र होता है, उसके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। तो बहुत सारे ऐसे तंत्र होते हैं जो कि मिलके एक मनुष्य का निर्माण करते हैं। तो यहां तक आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी बोला है कि मानव शरीर के अंग तंत्र के बारे में भी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो मानव शरीर के अंग तंत्र कौन कौन से हो जाते हैं? मानव शरीर के कुछ मुख्य अंग तंत्र को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मानव शरीर के कुछ मुख्य अंग तंत्र को क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमारे सामने आता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का काम क्या होता है? पाचन तंत्र का काम भोजन को पचाने का होता है। श्वसन तंत्र का काम क्या होता है भैया? श्वसन तंत्र का काम सांस लेने के लिए किया जाता है तथा सांस छोड़ने के लिए किया जाता है। इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं लिखाते जा रहा हूं और आप लोग लिखते जाइए। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। उत्सर्जन तंत्र भी हमारे सामने आता है। उत्सर्जन तंत्र मतलब जब भी हम अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जिन तंत्रों का उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उत्सर्जन तंत्र हमारे सामने है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, उसके बाद प्रजनन तंत्र आता है हमारा। प्रजनन तंत्र, ऐसे और भी तंत्र आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और प्रजनन तंत्र। तो ये सभी कुछ मुख्य अंग तंत्र थे जो कि मानव शरीर में पाए जाते हैं। इनको एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जितना आपकी किताब में दिया गया होगा उतना मैं बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग अभी पाचन तंत्र मैंने आपको लिख के दिया है, तो अभी हम लोग सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे कि पाचन तंत्र होता क्या है और ये करता क्या है। तो देखिए हो गया होगा आपका। तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा पाचन तंत्र पे कि पाचन तंत्र होता क्या है। तो यहां पे देखेंगे हम लोग पाचन तंत्र। पाचन पाचन तंत्र, पाचन तंत्र बेसिकली क्या होता है। पाचन तंत्र का जो उपयोग होता है, यहाँ पे नाम से एक बार फिर से देखो तो पाचन तंत्र का मतलब, पाचन मतलब पचाना। तो पचाएगा किस चीज को शरीर में, यानी कि पचाना मतलब पचाना किस चीज को, तो भोजन को पचाना। तो भैया यहाँ पे इसका उपयोग किस लिए होता है, भोजन को पचाने के लिए। भोजन को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए पाचन तंत्र का उपयोग भोजन को पचाने के लिए किया जाता है। और भोजन को जब पचाने के लिए उपयोग इसका होता है तो उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं भी होती हैं और कुछ स्टेप्स भी हम लोग देखते हैं। यानी कि भोजन का शुरुआत आप लोगों ने सुना होगा कि भोजन का पचना हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है और फिर वो स्टोमक यानी कि अमाशय में जाता है, फिर बड़ी आंत छोटी आंत होते हुए वो क्या हो जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि, कुछ ऐसी विभिन्न क्रियाएं होती हैं जो कि विभिन्न अंगों द्वारा संपादित की जाती हैं पाचन तंत्र में, यानी कि भोजन को पचाने के लिए। तो उन सभी चीजों को हम लोग लिखने वाले हैं। तो पहला जो स्टेप है आपके सामने वो अंतर्ग्रहण है। पहला जो स्टेप है अंतर्ग्रहण। पहला स्टेप क्या है, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण या फिर भरण, भरण, अंतःग्रहण या फिर भरण, जिसे कि इंग्लिश में इंजेशन कहते हैं, INJESTION, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, इंजेशन कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। तो इंजेशन का मतलब क्या हुआ, जब आप लोग भोजन खाते हैं तो भोजन को कहाँ, आप लोग डायरेक्ट पेट में तो नहीं रख लेते, भोजन को आप लोग मुंह में रखते हैं। तो भोजन को मुंह में जब रखते हैं तो यानी कि थाली से उठा के मुंह में जब भोजन को रखा जाता है और मुंह आपका जब भर जाता है, यानी कि भरण, मुंह जब आपका भर जाता है भोजन से, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को अंतर्ग्रहण या फिर इंजेशन या फिर भरण कहा जाता है। यानी कि भोजन को मुंह में लेना, भोजन को मुंह में लेने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण या फिर भरण कहते हैं। भोजन को मुंह में लेना, भोजन को मुंह में लेना, इसी को क्या कहा जाता है, अंतर्ग्रहण या फिर भरण कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो हमारे सामने आ जाता है भैया, वो दूसरा क्या आ जाता है, पाचन। पाचन जिसे कि इंग्लिश में डाइजेशन कहते हैं हम लोग। इस टर्म से आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे क्योंकि ये सभी टर्म आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ा है तो भाई लोड नहीं लेना, मैं हूं यहाँ। तो यानी कि पहला तो हो गया कि भोजन को हम लोग मुंह में लिए, फिर वो गया स्टोमक में हमारे, फिर धीरे धीरे। अब पाचन क्या है, यानी कि वह क्रिया जिसके द्वारा भोजन क्या होता है, छोटे छोटे भागों में टूटता है और उस भोजन को छोटे छोटे भागों में टूटने में मदद करता है कुछ एंजाइम्स, और वही
एंजाइम की मदद से जब भोजन छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को पाचन कहा जाता है। जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन क्या होता है, छोटे छोटे भागों में टूटता है, जिस एंजाइम की मदद से भोजन छोटे छोटे भागों में टूटता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को पाचन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिस क्रिया द्वारा भोजन, यहाँ पे लिखेंगे जिस क्रिया द्वारा भोजन, जिस क्रिया द्वारा भोजन, जिस क्रिया द्वारा भोजन को एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। यानी कि डाइजेशन, भोजन, जिस क्रिया द्वारा भोजन को एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाता है उसी को भैया डाइजेशन बोलेंगे हम लोग। डाइजेशन मतलब पचना। तो जब भोजन पच जाएगा तो तीसरा जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवशोषण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, अवशोषण बोलेंगे। अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION। एब्जॉर्प्शन नाम से थोड़ा सा कुछ क्लियर करने की कोशिश करो। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, अवशोषण मतलब अवशोषित करना। तो किस चीज को अवशोषित करना, तो भोजन, जब भोजन पच जाता है तो उनसे निकलने वाले जितने भी विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, खनिज होते हैं, लवण होते हैं, उसको शरीर जब अवशोषित करता है, यानी कि शरीर द्वारा विभिन्न कोशिकाएं जब उसको अवशोषित करने का काम करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को अवशोषण कहेंगे, यानी कि एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जिस क्रिया द्वारा पचा हुआ भोजन, जिस क्रिया द्वारा पचा हुआ भोजन, जिस क्रिया द्वारा पचा हुआ भोजन शरीर के विभिन्न कोशिकाओं द्वारा, भोजन शरीर के विभिन्न कोशिकाओं द्वारा, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं द्वारा, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होता है। अवशोषित होता है यानी कि जिस क्रिया द्वारा पचा हुआ भोजन शरीर के विभिन्न कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होता है उसी को अवशोषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अवशोषण कहा जाता है। मलोत्सर्जन की बात करें या फिर बहिष्करण, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफिकेशन कहते हैं या फिर इजेशन कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है। चौथा स्टेप आ जाता है हमारे सामने जो कि है मलोत्सर्जन या फिर बहिष्करण। मलोत्सर्जन या फिर बहिष्करण, मलोत्सर्जन या फिर बहिष्करण, डिफिकेशन बोलेंगे या फिर EGESTION, इजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इजीशन बोलेंगे। तो इसका काम क्या होता है कि शरीर में जो भी भोजन अपचा रह जाता है, यानी कि सब भोजन तो नहीं पचता है, तो उसको क्या करता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो उसी को जब शरीर से अनपचा हुआ भोजन बाहर निकलता है उसी प्रक्रिया को भैया मलोत्सर्जन या फिर बहिष्करण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना। यहाँ पे लिखेंगे अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना। शरीर से क्या करना, शरीर से बाहर निकालना। इसी को भैया बोलेंगे डेफिकेशन या फिर इजेशन।
और ये सभी क्रियाएं जो हैं, जो आपको ये 4 क्रियाएं दिख रही हैं, ये क्या होता है, ये सभी क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं जो होती हैं, ये सभी क्रियाएं पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के विभिन्न पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों द्वारा संपादित क्या होता है, संपादित होता है। ये सभी क्रियाएं पाचन तंत्र के क्या होता है भैया, विभिन्न अंगों द्वारा संपादित होता है। तो यहां तक आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और मैं एक बार फिर से समझाता हूं, तो ध्यान से समझना भाई। क्या है पाचन तंत्र, क्या है पाचन तंत्र का काम होता है भोजन को पचाने के लिए। पाचन तंत्र का काम क्या होता है, भोजन को पचाने के लिए। अब तुम कुछ खाते हो तो वो क्या होता है, सबसे पहले भोजन को मुंह में रखते हो, तो जब मुंह में रखते हो तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अंतग्रहण या फिर भरण, जिसे कि इंजेशन कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरी चीज कि भोजन को जब आप अंदर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि भोजन जो है वो धीरे धीरे टूटना, उसे आमाशय क्या करता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ना या फिर छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है, और उस प्रक्रिया में कुछ एंजाइम्स उसकी मदद करते हैं, जिसे कि कहा जाता है पाचन। उस क्रिया को क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। अब जब भोजन पच जाता है तो भोजन में पाने वाले जितने भी लाभदायक चीज होती हैं, जैसे कि प्रोटीन, वसा, विटामिन, जो भी चीजें हैं, उसको शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अब मान लो तुमने खाया छोला, अब तुमने मान लो कुछ खाया, छोला भटूरे या फिर जो भी हो, पालक पनीर, जो भी खाया तुमने। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई खाए हम, बहुत अच्छा लगा तो हमें उसे पेट में ही रखना है 4 दिन 5 दिन, क्योंकि खाने में बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम जो खाए हो वो सारा भोजन पचेगा नहीं, सारा भोजन ऐसा नहीं है कि पच के खत्म हो जाता है, तो कुछ कुछ भोजन अपचा रह जाता है, और जो भोजन अपचा रह जाता है उसे शरीर से बाहर भी निकालना होता है। तो इसलिए सुबह सुबह आप लोग उसे निकालने जाते हो, तो उस प्रोसेस अपचे भोजन को जब शरीर से बाहर किया जाता है, उस प्रक्रिया को मलोत्सर्जन कहा जाता है या फिर बहिष्करण कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में डेफिकेशन कहा जाता है या फिर एजेशन कहा जाता है। तो अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य होता है उसी को मलोत्सर्जन कहा जाता है। और ये चारों क्रियाएं जो आपको दिख रही हैं, अंतग्रहण जिसे कि इंजेशन कहते हैं, दूसरा पाचन जिसे कि डाइजेशन कहते हैं, तीसरा अवशोषण जिसे कि एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और चौथा बहिष्करण जिसे कि डेफिकेशन कहते हैं। ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, पाचन तंत्र के विभिन्न अंग द्वारा संपादित की जाती है। अंतर्ग्रहण आप मुंह में करते हैं, डाइजेशन के लिए भी बहुत सारे इसमें क्या करते हैं, ऑर्गन हेल्प कर रहे होते हैं, बहुत सारे अंग हेल्प कर रहे होते हैं। एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारी कोशिकाएं मदद कर रही होती है, और मलोत्सर्जन के लिए आपका मलाशय यानी कि जो होता है रेक्टम, जो होता है जिसे कि हम लोग बोलते हैं मलाशय, और गुदा जो होता है आपका, वो क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और हम लोग चलते हैं अब आगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पाचन तंत्र के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाचन तंत्र के विभिन्न अंग, तो उन अंगों के बारे में भी जानना हमें जरूरी होता है कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, किस अंग का क्या काम है। तो ये सभी चीजें हमें जानना थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया पाचन तंत्र के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पाचन तंत्र के विभिन्न अंग। पाचन तंत्र के विभिन्न अंग यहाँ पे देखने वाले हैं, पाचन तंत्र के
पाचन तंत्र के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? तो पहला अंग जो हमारे सामने आ जाता है वो है मुख एवं मुख गुहा। ठीक है, पहला जो है वो है मुख एवं मुख गुहा। ठीक है, जिसे कि इंग्लिश में माउथ एंड माउथ कैविटी कहते हैं, माउथ एंड माउथ कैविटी कहा जाता है, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, माउथ एंड माउथ कैविटी कहा जाता है। दूसरा जो है, जो हमारे सामने आता है अंग, वो है ग्रसनी। ग्रसनी वो क्या है, वो है भैया ग्रसनी, जिसे कि इंग्लिश में फेरिंग्स कहा जाता है, PHARYNX, फेरिंग्स कहा जाता है। तीसरा जो हमारे सामने आता है वो क्या है, वो है ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली वो क्या है, वो है ग्रास नली, जिसे कि इंग्लिश में ईसोफेगस कहा जाता है, OESO, ईसोफेगस, ईसोफेगस, OESOPHAGOUS। ग्रास नली को ईसोफेगस भी कभी कभी बोल दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्रास नली भी बोल सकता है हिंदी में, या फिर एसोफेगस भी बोल सकता है इंग्लिश में, एसोफेगस। इसलिए मैं इंग्लिश में भी बहुत सारे टर्म्स आपको लिखवाते हुए चल रहा हूं। चौथा जो पार्ट आता है हमारे सामने वो अमाशय है। वो क्या है, अमाशय, जिसे कि इंग्लिश में भैया स्टोमैक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमैक कहते हैं। और यहाँ जो पांचवा पार्ट है आपका, जिसे कि इंग्लिश में गृहिणी कहते हैं, गृहिणी, गृहिणी, वो गृहिणी वाला ये नहीं है, यहाँ पे है गृहिणी, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है डियोडनम, DUODEN, DUODENUM, डियोडनम, गृहिणी। जो आपके सामने यहाँ पे छठा देखने को मिलता है वो क्या है, वो है छोटी आंत। छोटी आंत, वो आपके सामने छोटी आंत है भैया, छोटी आंत, इंग्लिश में स्मॉल और इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। सातवां जो है आपके सामने वो सेम है, वो है बड़ी आंत। वो क्या है, वो है बड़ी आंत, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। आठवां जो आपके सामने है वो है मलाशय। आठवां जो है आपके सामने वो है मलाशय, जिसे कि इंग्लिश में रेक्टम कहा जाता है, RECTUM, रेक्टम कहा जाता है। और नम्मा जो है आपके सामने वो है भैया, नम्मा क्या है, नम्मा जो है आपके सामने वो है गुदा, जिसे कि इंग्लिश में एनस कहा जाता है, एनस कहा जाता है। तो यहां तक आप लोग एक बार नोट कीजिए, ये सभी कुछ पार्ट्स हैं, मतलब कि कुछ विभिन्न अंग हैं जो कि पाचन तंत्र में उपस्थित होते हैं और पाचन तंत्र का कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे होते हैं। और इन अंगों के साथ पाचन तंत्र में और भी कुछ चीजें पाई जाती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि आहार नाल के साथ साथ जो होता है, आहार नाल के साथ आहार नाल के साथ
आहार नाल के साथ क्या होता है कि आहार नाल के साथ यकृत होता है, यकृत जिसे कि इंग्लिश में लीवर कहते हैं, लीवर यकृत होता है। पित्ताशय होता है जिसे कि गॉल ब्लैडर कहते हैं, गॉल पित्ताशय जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय एवं अग्नाशय एवं अग्नाशय, अग्नाशय गलत हो गया भाई, अग्नाशय जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं पेनक्रिया, पेनक्रियास, पेनक्रियास भी होते हैं। भी होते हैं। तो देखो अब क्या है कि ये सभी विभिन्न अंग हैं जो कि पाचन तंत्र में होते हैं। अब आहार नाल भी होता है, ठीक है, पाचन तंत्र में आहार नाल भी होता है। आहार नाल के साथ यकृत होता है, आहार नाल के साथ यकृत होता है यानी कि लीवर होता है, पित्ताशय होता है यानी कि गॉल ब्लैडर होता है, एवं अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज होता है। और अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यकृत क्या होता है, पित्ताशय क्या होता है और पेनक्रियाज क्या होता है। तो अभी इसी चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डील करने वाले हैं, तो वहां पे ये सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहां अभी इतना समझ लो कि आहार नाल होगा, आहार नाल के साथ यकृत भी होगा, पित्ताशय भी होगा और अग्नाशय भी होगा। इसका काम भी होता है पाचन तंत्र में, ये अपना रोल भी प्ले करते हैं, लेकिन वो रोल क्या है ये आपको आगे ही पता चलेगा। तो तब तक के लिए आप लोग इसे क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। अगर हो गया है भाई तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब देखो क्या होता है कि जब हम लोग भोजन को क्या करते हैं, मुख, मैंने आपको जैसे बताया कि भोजन को जब हम लोग मुंह में लेते हैं तो उससे क्या होता है, भोजन मुख से मुंह में आता है, फिर मुंह से मुख गुहा में आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भोजन भोजन क्या होता है, मुख से मुख गुहा में आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं कि मुख से भोजन मुख गुहा में आता है। तो भोजन क्या होता है, मुख से मुख गुहा में आता है, और मुख गुहा में जब आ रहा है तो यहाँ पे भी तो भैया कुछ काम हो रहा होगा, तभी तो ये मुख गुहा पाया जाता है मुंह में। तो मुख गुहा में आता है तो उससे क्या होता है, यहाँ जो है कि भोजन को क्या होता है, जब आप लोग भोजन को मुंह में लेते हैं तो फिर उसे अच्छी तरह से क्या करते हैं, चबाते हैं। तो भोजन को यहाँ पे अच्छी तरह से चबाया जाता है और पीसा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, भोजन को अच्छी तरह से चबाया वो पीसा जाता है। भोजन को यहाँ क्या किया जाता है, अच्छी तरह से चबाया व पीसा जाता है। तो जब भोजन को यहाँ पे पीसा जाता है, चबाया व पीसा जाता है, तो उससे क्या होता है भैया, भोजन जो होता है कि महीन टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, महीन टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि महीन टुकड़ों में टूट जाता है, टूट जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, भोजन महीन टुकड़ों में टूट जाता है, महीन टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है।
महीन टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है। अब मुख गुहा में भी कुछ भाग होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि मुख गुहा के अग्रलिखित भाग, अग्रलिखित या फिर निम्नलिखित भाग, अग्रलिखित भाग। अब ये कौन कौन से भाग हैं जो कि मुख गुहा में पाए जाते हैं? तो भैया पहला जो भाग है आपके सामने वो आपका जीभ है। जीभ है जो कि जिसे कि हम लोग इंग्लिश में टंग कहते हैं, TONGUE, टंग कहते हैं। दूसरा जो भाग है वो आपके सामने है आपका दांत। दांत ही तो भोजन को क्या करता है, पीसने में और चबाने में मदद करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दांत, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं भैया टीथ, TEETH, टीथ, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीथ कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीथ कहते हैं, टीथ कहते हैं। और तीसरा जो पार्ट है आपके सामने वो क्या है, तीसरा जो है आपके सामने वो है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां भी क्या होती है, मुख गुहा में पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, जिसे कि इंग्लिश में सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सलाइवरी ग्लैंड, जिसका मतलब होता है क्या करना, जिसका जो कि लार को क्या करता है, मुंह में सिक्रीट करता है, यानी कि सिक्रीट करना मीन्स स्रावित करना। तो लार को क्या करता है, लार को मुंह में सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से भोजन क्या होता है, भोजन वो धीरे धीरे लार जब उसमें मिलता है तो भोजन मुलायम होता है और निगलने में आसानी होती है। तो यहाँ से एक बात समझना कि भोजन मुंह से मुख गुहा में आता है। जब मुख गुहा में आएगा तो भोजन को अच्छी तरह से चबाया और पीसा जाता है, जिसमें कि हमारा मदद हमारे दांत करते हैं। और जब पीसा और चबाया जाएगा तो भोजन महीन टुकड़ों में टूट जाता है और मुख गुहा के कुछ भाग होते हैं, यानी कि उसमें भी कुछ कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका जीभ हो गया, जिसे इंग्लिश में टंग कहते हैं, तुम्हारा दांत हो गया जिसे कि इंग्लिश में टीथ कहते हैं, और भैया लार ग्रंथियां हो गई जिसे कि इंग्लिश में सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। लार ग्रंथियां तो यहाँ पे एस लगेगा, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीभ के बारे में कि भैया ये जीभ क्या होता है। जीभ तुम्हारे पास जो है भाई उसी को जीभ बोलते हैं, लेकिन इसका फंक्शन क्या है। जीभ तो हमें मिला है, जीभ से हम लोगों ने बोला भी बहुत है, जीभ का उपयोग सिर्फ हम लोग बोलने में करते हैं, खाने में करते हैं। तो इसका उपयोग ओरिजिनल में क्या बस यही दो चीज़ों के लिए होता है या फिर और भी उसका कुछ कुछ उपयोग है। तो अभी तो जितना आपके सिलेबस में दिया गया है कि जीभ को जितना मन हो सके चलाइए, या फिर बोलने के लिए यूज़ कीजिए या फिर खाने के लिए यूज़ कीजिए, तो यही दो चीज़ें आपके सिलेबस में दी हुई हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और थोड़ी सी बातें जो है कि वो एक्स्ट्रा दी हुई है, तो कहीं ना कहीं भोजन से ही रिलेटेड वो बातें हैं। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं जीभ पे कि भैया जीभ क्या है। जीभ, टंग, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं टंग। जीभ क्या होता है, जीभ जो है एक मोटी और मांसल रचना है। यह क्या है, यह एक मोटी और मांसल रचना है। मतलब क्या होता है इसका, अभी मैं समझा रहा हूं, पहले यह लिख लो। यह मोटी व मांसल रचना होती है, मांसल रचना होती है। यह क्या होती है, मोटी और मांसल रचना होती है। यानी कि जीभ जो होता है एक थोड़ा सा मोटा रचना होता है और मांसल मतलब मांस का बना हुआ रचना होता है। तो जीभ मोटा और मांसल रचना होता है। जीभ में क्या होता है भैया, अनेक प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि भोजन के लिए ही आपको उपयोग दिया गया है, जिसका कि थोड़ा सा ज्यादा उपयोग दिया गया है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जीभ में अनेक स्वाद कलिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसमें स्वाद कलिकाएं, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं भैया टेस्ट बर्ड्स,
बर्ड्स, स्वाद कलिकाएं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें स्वाद कलिकाएं होती है। और स्वाद कलिकाओं का काम क्या है, स्वाद कलिकाओं से हमें क्या होता है भैया, इसी से तो पता चलता है कि भोजन जो आ रहा है हमारे घर में, जो बना है वो अच्छा बना है या फिर खराब बना है। तो भोजन का जो स्वाद पता चलता है वो स्वाद कलिकाओं से ही चलता है। तो इससे क्या होता है, इससे भोजन का स्वाद पता चलता है। इससे क्या होता है, इससे भोजन का स्वाद पता चलता है। भोजन का स्वाद पता चलता है। इससे भैया भोजन का स्वाद पता चलता है। इससे भोजन का स्वाद पता चलता है। और भोजन का स्वाद, जैसे कि भोजन का स्वाद कभी मिर्ची ज्यादा हो गया भाई, तो कभी नमक ज्यादा हो गया, तो कभी क्या हो गया, कभी मीठा हो गया, कभी चीनी ज्यादा हो गया। तो ये सभी चीजें हमें इन्हीं से पता चलता है, और वो है स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे पता चलता है। तो जैसे कि यहाँ पे पता चलता है कि मीठा, मीठा हो गया, खारा हो गया, खट्टा हो गया, खट्टा, वो कड़वा जिसे कि हम लोग बोलते हैं, कड़वा जिसे कि तीखा भी हम लोग बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं या फिर तीखा भी बोलते हैं। तो इन सभी टेस्ट देने का काम, ये सभी टेस्ट देने का काम स्वाद कलिकाओं का है भाई। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा मुंह से, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कैसे भोजन को खा रहे हो। दूसरी बात कि जीभ जो है हमें तो बोलने में मदद करता ही है। जीभ क्या करता है, जीभ बोलने में मदद करता है। जीभ, जीभ बोलने में मदद करता है। जीभ क्या करता है, जीभ बोलने में मदद करता है। और भोजन को के साथ लार को मिलाने में भी मदद करता है। तो ये क्या करता है, भोजन के साथ, भोजन के साथ लार को मिलाता है, भोजन के साथ लार को मिलाता है। और जब भोजन के साथ लार को मिलाएगा तो क्या हो जाएगा, जिससे कि भोजन मुलायम हो जाता है, जिससे जिससे क्या हो जाता है, जिससे भोजन मुलायम हो जाता है। भोजन भोजन मुलायम हो जाता है। भोजन क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। और जब भैया भोजन मुलायम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इसे निगलने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, निगलना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि निगलना आसान हो जाता है, निगलना आसान हो जाता है। निगलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो पहली बात कि ये जीभ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और जीभ के बारे में हम लोगों ने देखा। तो जीभ जो है एक मोटी मांसल रचना होती है, यानी कि मांस की बनी हुई रचना होती है, और थोड़ी सी मोटी होती है। इसमें स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स होती है, जो कि भोजन का स्वाद देने का काम करती है। जैसे कि मीठा हो गया, खारा हो गया, भोजन का स्वाद देता है। तो कौन कौन सा वो स्वाद है भैया, मीठा हो गया, खारा हो गया, खट्टा हो गया, कड़वा हो गया। जीभ बोलने में मदद करता है। जीभ नहीं रहेगा तो भैया बोल नहीं पाओगे। जीभ के साथ साथ भोजन के साथ लार को मिलाने का काम करता है। और जब भोजन के साथ लार को मिलाता है तो भोजन मुलायम हो जाता है। और जब भोजन मुलायम हो जाता है तो इससे भोजन को निगलना क्या हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है। इससे भोजन को निगलना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो यहां तक आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, आपका नोट हो गया होगा। तो आज हम लोग जीव तक ही रखेंगे, और बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग फिर करेंगे। अगला जो भी पाठ हमारे सामने आएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग रिवीजन करके आइएगा। और जाते जाते दो लाइनें मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का शार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तो तक के लिए सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय।